हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो डिसीज है ये वायरस से होने वाला कम्युनिकेबल डिसीज है या फिर इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, तो कॉजेटिव एजेंट का नाम है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और वायरस कॉजेटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस 100 to 140 nm इन डायमीटर इतने साइज का होता है। ये जो वायरस होता है ये 100 से 140 nm डायमीटर इतना होता है। जो वायरस बॉडी में आता है ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम लॉस हो जाती है और उसके द्वारा कई अदर इन्फेक्शन बॉडी में हो जाते हैं जिससे ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो यह है मेन कारण एड्स होने का, इसलिए इसका लॉन्ग फॉर्म दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होने के बाद होने वाले जो सिंड्रोम है वो है एड्स। और वो किसकी वजह से हो रहा है? इस वायरस की वजह से। जो वायरस हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है और हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से कई अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं बॉडी में, डेंजरस सिंड्रोम हो जाते हैं और पेशेंट की डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये जो वायरस है उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली है, तो हम अभी कंटिन्यूस में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे निकाला है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये राउंडेड स्ट्रक्चर का वायरस होता है जिसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक घटक होता है। इन दोनों की मदद से ही ये हमारे बॉडी सेल में एंटर करता है और बॉडी सेल में जाने के बाद अपना RNA का कन्वर्सन DNA में करता है और इसका DNA हमारे सेल के DNA से मिलने के बाद हमारे DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस उसका DNA RNA में कन्वर्ट होके फिर से नया सेल प्रोड्यूस करता है। मतलब एक HIV वायरस एक ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है लेकिन फिर से खुद का क्लोन बना रहा है। तो HIV वायरस की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है और ह्यूमन सेल की क्वांटिटी कम होते जा रही है। इसकी वजह से हमारे इम्यून सेल कम होते जाते हैं, HIV वायरस के सेल बढ़ते जाते हैं और यही कारण से संक्रमित हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया कि किस तरह से HIV वायरस हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करता है और खुद के लिए अपना क्लोन बना के हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हमने इसका मैकेनिज्म देखे। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बायफिजिक लेयर है, मतलब 2 लेयर से बना हुआ है। जो प्रोटीनियस लेयर होती है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के पार्ट नज़र आते हैं, जिसमें आउटर साइड पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो होते हैं 120 और इनर साइड में लॉन्ग शेप में जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो। साथ में इसके इनर साइड में प्रोटीन की 2 कोटिंग होती है। आउटर लेयर जो प्रोटीन होती है वो है मैट्रिक्स प्रोटीन, इसको P17 बोलते हैं, और इनर लेयर होती है वो होती है कैप्सिड प्रोटीन, इसको P24 बोलते हैं। और उसके इनर साइड में RNA होता है और RNA के साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। HIV वायरस इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं। उसके बाद डबल 2 RNA होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, साथ में एक इनर लेयर होती है कैप्सिड प्रोटीन की, फिर बाद में एक लेयर होती है
मैट्रिक्स प्रोटीन की, उसके बाद डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने जो आपको बताया, ये इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन हमारे सेल के मेम्ब्रेन के साथ स्टिक हो जाता है और उसको रप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पोर फॉर्म हो जाता है और उसके द्वारा ये अपना आरएनए हमारे सेल के अंदर डाल देता है। सेल के अंदर पहुँचते बराबर आरएनए कन्वर्ट कर लेता है खुद को डीएनए में और हमारे न्यूक्लियस में चला जाता है और डीएनए के साथ उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच करने के बाद बाहर आता है और फिर से उसका आरएनए में कन्वर्सन हो जाता है। और जैसे ही आरएनए हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर आता है, वो नया एचआईवी वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ये मैकेनिज्म है। तो हमने अब तक पढ़े बच्चों कि किस तरह से एचआईवी वायरस मैकेनिज्मिकली हमारे बॉडी में आता है और इस तरह से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए या उसको बॉडी से निकालने के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो ट्रीटमेंट चल रही है वो सिर्फ उसको एक तरह से इनहिबिट, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने की नहीं। जिस दिन पेशेंट ने ये मेडिसिन लेना बंद कर दिया, पेशेंट के अंदर के वायरस इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये मैकेनिज्म समझाया इस तरह से। तो हमने देखे एचआईवी वायरस ऐसा वायरस जिसका साइज बहुत छोटा होता है, जो माइक्रोस्कोपिकली ही देख सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और आरएनए के 2 स्टैंड और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जिनकी मदद से वो नए वायरस कंटिन्यूसली बनाते जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बॉडी में एंटर करता है, मतलब ट्रांसमिटेड। एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करने का सबसे पहला रूट है, वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेकंड है इन्फेक्टेड ब्लड एंड सिरिंज नीडल। एंड नंबर 3 है फ्रॉम मदर, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड बाय प्लेसेंटा, ये 3 रूट द्वारा एचआईवी वायरस नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। पहला पॉइंट आप लोगों को पता है कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये वायरस आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, ऐसा इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड सिरिंज और इन्फेक्टेड ब्लड अगर हम अनसेफली ट्रांसफ़र करते हैं किसी नॉर्मल पर्सन में, तो उसके द्वारा भी बच्चों उसे एचआईवी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वैसे भी हम जो भी ब्लड देते हैं या जो भी ब्लड ट्रांसमिट करते हैं, उसे प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद ही उसे किसी पेशेंट को दिया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने कम कर ली है, क्योंकि अगर कोई भी डोनर होता है, ब्लड डोनेट करता है, तो उस डोनेट करने के बाद ब्लड के टेस्ट की जाती है, जिसमें एचआईवी टेस्ट भी इंक्लूड है, और उसी ब्लड को पेशेंट को दिया जाता है जो इस तरह के टेस्ट से पास होकर हमारे पास आ जाए। रहा सेकंड पॉइंट सिरिंज एंड नीडल का, तो इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल वर्ड इसलिए दिया हुआ कि कहीं ऐसा हो जाता है कि एक पेशेंट को दिया हुआ नीडल या सिरिंज वापस दूसरे पेशेंट को दिया जाता है, या फिर जो एक वायल होता है, वायल में से अगर 4-5 डोज एक ही नीडल सिरिंज द्वारा निकाला जाए तो उसके द्वारा भी इन्फेक्शन फैलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे बेटर वे है कि डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल का इस्तेमाल करें हर बार। अगर एक ही पेशेंट को 2 बार डोज देना है, अलग अलग डोज देना है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, सिरिंज और नीडल हर बार चेंज करनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। थर्ड पॉइंट है बच्चों फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। इसमें ऐसा होता है अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके प्लासेंटा द्वारा बेबी में एचआईवी वायरस ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एचआईवी वायरस जो प्रेजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है मिल्क में, प्लासेंटा में, ब्लड में, सीमेन में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एचआईवी वायरस इन जगह प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के फ्लूइड के द्वारा वो आसानी से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो मिल्क में, प्लासेंटा में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आसानी से ये चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ वायरस। तो देखते हैं हम
एड्स के क्लिनिकल स्टेजेस। चलो बच्चों हम देखते हैं पहले एड्स के क्लिनिकल स्टेज। या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इसको बोलेंगे। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं इनिशियल इन्फेक्शन, असिम्प्टोमेटिक एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एड्स। दिस इज द क्लिनिकल स्टेजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब कभी एड्स का या HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इस तरह के 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर HIV वायरस का इन्फेक्शन हो जाए और बॉडी में HIV वायरस आ जाए, इसका मतलब वो पेशेंट को एड्स हुआ ऐसा नहीं होता। एड्स तब होगा जब उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम की क्वांटिटी एकदम लो हो जाएंगी, तब उस स्टेज को हम बोलेंगे कि एड्स हुआ है। लेकिन अगर जब तक इतनी क्वांटिटी कम नहीं हो रही, नॉर्मल से बहुत कम नहीं हो रही, तो इसे एड्स नहीं हुआ है, सिर्फ HIV वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है, ऐसा बोला सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि HIV वायरस की एंट्री बॉडी में हो गई है और बॉडी HIV वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। ये पीरियड कम से कम 2 से 8 वीक का हो सकता है। कितना? 2 से 8 वीक्स का हो सकता है, जिसमें HIV वायरस बॉडी में आ गया है लेकिन इसने कोई भी सिम्टम दिखाए नहीं है, सिर्फ बॉडी में HIV वायरस की क्वांटिटी मिल रही है, बढ़ रही है। ये स्टेज हो गया इनिशियल स्टेज। अब उसके बाद सेकंड स्टेज है असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। इस स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन इसमें एक एंट्री हो जाती है एड्स वाले लेवल में, मतलब उसके इम्यून सिस्टम की क्वांटिटी कम होना चालू हो जाती है। इस स्टेट में वो एंट्री करता है। हो सकता है ये 6 महीने से लेकर 10 ईयर्स तक का पीरियड हो सकता है। जब तक इम्यून सिस्टम के सेल की क्वांटिटी कम नहीं होती नॉर्मल से, तब तक उसको एड्स हुआ नहीं है। तो ऐसी स्टेज, जिस स्टेज में ये क्वांटिटी कम होना चालू हुआ, HIV वायरस एक्टिवेट हो गया और हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, ऐसे स्टेज में सिम्टम तो कोई नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसे स्टेज को बोलेंगे असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। हो सकता है ये 6 महीने से लेकर 10 ईयर्स तक का हो, मतलब हो सकता है HIV वायरस आने के बाद 1 साल के अंदर ये पूरे सिम्टम दिखना चालू हो जाए। हो सकता है HIV वायरस आने के बाद 10 साल तक कोई भी सिम्टम्स ना दिखे, कोई भी इम्यून सेल हमारे कम नहीं हुए हैं, तो ऐसे स्टेज को हम बोलेंगे असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। उसके बाद है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है कि HIV वायरस हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो गया या ह्यूमन बॉडी में एक्टिवेट हो गया और उसने वायरस ने इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, कम करना चालू कर दिया, जिससे रिलेटेड कई ऐसे सिम्टम्स दिखना चालू हो गए। जैसे सिम्टम शो हो जाएंगे यहाँ पे सिम्टम शो हो जाएंगे एड्स से रिलेटेड, जैसे पेन होना, फीवर होना, वोमिटिंग होना, वेट लॉस होना या फिर वीकनेस आना। ये सब सिम्टम्स अगर दिखना चालू हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि इसमें एड्स से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स चालू हो गए हैं। इसका मतलब इम्यून सेल की क्वांटिटी कम होना चालू हो गए। लास्ट स्टेज है एड्स। इसमें इम्यून सिस्टम की क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है, 200 × 10⁻⁹ mm³ इतनी हो चुकी है। इसका मतलब है एड्स ने WBC सेल या इम्यून सेल को क्वांटिटी एकदम लो कर दी है और इस सिचुएशन में इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अदर इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन इस ह्यूमन को होना चालू हो गया। जैसे TB हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है। तो इस तरह के इन्फेक्शन उसके बॉडी में हो जाएंगे और इनमें से किसी एक इन्फेक्शन की वजह से या फिर मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से वो आदमी मर सकता है। तो चौथे स्टेज में ही वो इस लेवल पे आ जाता है कि वो डेड हो सके। यहाँ पे थर्ड स्टेज ऐसा है कि उसने एड्स के इसमें एंट्री कर रहा है और उसको सिम्टम दिखना चालू हो गया। थर्ड स्टेज में वो हो सकता है एंट्री करे
नहीं करे लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, हो सकता है वो 1 साल के अंदर उसको सिम्टम चालू हो जाए, हो सकता है वो 10 साल के बाद उसको सिम्टम चालू हो जाए। तो ये हो गया 4 क्लिनिकल स्टेजेस और मैनिफेस्टेशन जहाँ पे HIV वायरस का इन्फेक्शन अगर ह्यूमन को हो जाए तो इन 4 स्टेज से वो HIV वायरस उस बॉडी में एक्टिवेट होता है। पहले स्टेज में सिर्फ वो एंट्री किया, कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं किया। सेकंड स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे फिर भी इन्फेक्शन चालू हो चुका है। थर्ड स्टेज में इन्फेक्शन चालू हो गया है जिससे रिलेटेड सिम्टम दिखना चालू हो गए। और चौथे स्टेज में कम्प्लीटली वो एड्स के लेवल में आ चुका है। तो ये हो गए मैनिफेस्टेशन। नाउ उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन तो सबसे बढ़िया यह है कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें। कोई भी बिना टेस्ट को ब्लड किसी भी पेशेंट को ना दें। यूजेबल सिरिंज या इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल का इस्तेमाल ना करें। हर बार नई डिस्पोजेबल सिरिंज नीडल का इस्तेमाल करें। इन सब का प्रिकॉशन हम लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, हमें HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा। मेन है कि अगर मदर को इन्फेक्शन है तो पॉसिबिलिटी उसके बच्चे को होगा तो बेटर वे ट्रीटमेंट चालू करें या फिर कुछ प्रिवेंटिव मेजर करें जिससे बेबी में वो ट्रांसफ़र ना हो या बेबी ही या प्रेगनेंसी ही ना होने दे। ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं डायग्नोसिस। HIV का डायग्नोसिस करने के लिए एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साथ में वेस्टर्न ब्लॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। इन 2 टेस्ट का इस्तेमाल करके HIV टेस्ट डायग्नोस किया जा सकता है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका लॉन्ग फॉर्म है। इस तरह की टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट ये टेस्ट का इस्तेमाल करके हम HIV वायरस या एड्स का डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट बच्चों। कई तरह के ड्रग अवेलेबल है मार्केट में। टेनोफोविर ऐसे कई ड्रग अवेलेबल है जो हम एड्स की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी सिंगल ड्रग इस्तेमाल किया जाता है या कभी कभी मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन देके भी ट्रीटमेंट की जाती है और ये लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलती है। 1 महीना 2 महीने नहीं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती है। जब तक उसके बॉडी में HIV वायरस है या इन्फेक्टेड है पर्सन तब तक ये पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे हमने HIV के बारे में पढ़े, HIV एड्स क्या होता है, उसके वायरस के बारे में पढ़े, ये ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं वो देखे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, उसके प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये हमने देखे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडल्सन्स। एडल्सन्स में बच्चे मुँह होते हैं एडल्ट की तरफ, उसको बोला है एडल्सन्स। मीन्स द स्टेज इन विच चाइल्ड मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, इसे बोला है एडल्सन्स। और दिस कैटेगरी इंक्लूड 10 to 19 years ओल्ड किड्स। इसमें 10 से 19 साल के बच्चों को इंक्लूड किया हुआ है। एज पर इंडियन नेशनल यूथ पॉलिसी एक्चुअली इसका एज ग्रुप दिया हुआ है 13 to 19 years। एज पर इंडियन नेशनल यूथ पॉलिसी उसमें एज ग्रुप दिया है 13 to 19 years, पर एज पर ऑल वर्ल्ड यूथ पॉलिसी इसको इंक्लूड किया है 10 to 19 years। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे 10 से 19 साल के बीच में होते हैं उनको एडोलसेंस बोलते हैं। अब एडोलसेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है और वो 3 स्टेजेस ये होते हैं। पहला है इट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। नंबर 1 early stage which include 10 to 14 years, second
middle stage which include 15 to 70 years, and last stage include 18 to 90 years. एडल्सन्स को 3 पार्ट में 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 10 से 14 साल के बच्चों को किया है वो स्टेज है अर्ली स्टेज, अर्ली पीरियड। 15 से 17 साल के बच्चों को इंक्लूड किया है वो है मिडल स्टेज, मिडल पीरियड। और लास्ट जो है लास्ट पीरियड और लास्ट स्टेज, इसमें 18 टू 19 ईयर्स के बच्चों को इंक्लूड किया है। तो एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चों के फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे बच्चा न रहते हुए एडल्ट की तरफ मूव होते जा रहा है, और इसी वजह से उसके बॉडी में कई तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, कई तरह के सीक्रेट होते हैं, कई तरह के फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेज को ही इंक्लूड किया है एडोलसेंस में। इसमें कई चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया मेंटल, फिजियोलॉजिकल दोनों, फिजिकल मेंटल दोनों, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऐसे कई चेंजेस होते हैं, जिसमें थिंकिंग एबिलिटी भी आती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग एबिलिटी, साथ में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, सिचुएशन हैंडलिंग, एक्साइटमेंट, ऐसे कई चेंजेस इस पीरियड में आते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड माना गया है एडोलसेंस को, क्योंकि एडोलसेंस की पीरियड में ही जो चेंजेस होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं इफ़ेक्ट, वही इफ़ेक्ट उनके लाइफ टाइम में रहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनका आगे की लाइफ कंसीडर होती है। जैसे अगर ये चेंजेस सही तरीके से हो रहे, इफेक्टिव हो रहे, तो इसकी वजह से उनके बॉडी में वो ग्रोथ हो रही है जो ग्रोथ उनके सोशल और इकोनॉमिकल या स्टेट चेंजेस के लिए ज़रूरी है। ऐसे चेंजेस जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ऐसे चेंजेस जो उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो चेंजेस अगर इसी पीरियड में हो रहे तो उसकी वजह से उनके आगे की लाइफ भी अच्छी या बेहतर रह सकती है। तो एडोलसेंस ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चों में कई तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। इसी पीरियड में उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ होते हैं, इसी पीरियड में उनके हाइट बढ़ना, उनके शोल्डर्स बढ़ना, उनके मसल्स बढ़ना, इस तरह के उसमें चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। इसी पीरियड में वो ऐसे स्टेजेस में आ जाते हैं जब उनको सही और गलत की पहचान होती है, तो ये पीरियड उनके लिए महत्वपूर्ण माना गया। अब जिसमें हमने पहला स्टेज देखते हैं अर्ली स्टेज, जहाँ पे 10 to 14 ईयर्स का जो काल दिया है, इस पीरियड में, इस स्टेज में एडोलसेंस के जो चेंजेस है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द एडोलसेंस, ये वो पीरियड है जहाँ पे सिर्फ चेंजेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, बिगिनिंग हुई है। तो इसमें क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन बढ़ना चालू हो गया रहता है, जस्ट इन चेंजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, ये में हो जाता है। साथ में एकदम हाइट बढ़ना चालू हो जाती है, उनकी मेंटल एबिलिटी में इंक्रीज होना चालू हो जाता है, और बिगिनिंग ऑफ द दिस पीरियड इज प्रोड्यूस द वेरियस चेंजेस इन द body. These type of changes produce psychological, physiological, mental ability, intellectual, balancing, understanding, grasping, this type of changes found in this stage. Now second middle stage, in this stage 95% changes are produced in this stage of the body. Now last stage is the complete mature stage. In this stage the kids are enter in the mature और adult level. इस ऐसे 3 स्टेजेस है जहाँ पे ये बिगिनिंग है जिसमें चेंजेस प्रोड्यूस होना चालू है, मिडल स्टेज जिसमें कम्प्लीटली चेंजेस हो चुके हैं, और लास्ट में उस स्टेज के ऊपर वो एडल्ट स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे उनके बॉडी में 100% चेंजेस, सिक्रेशंस, हार्मोन सिक्रेशन, कई तरह के सिक्रेशन, कई बॉडी ग्रोथ, ऑर्गन ग्रोथ, सभी उनमें आ चुके रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेंटल एबिलिटी उनकी बढ़ गई रहती है, सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी बढ़ गई रहती है। इस स्टेज में ऐसा होता है कि उनको कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, कई तरह के डिकम्फर्मिटी होती है कि क्या करें, कैसे करें, किस तरह से होता है। और इसी स्टेज में उन्हें माता पिता मतलब पेरेंट द्वारा सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर ये सही गाइडेंस इस स्टेज में मिलता है तो आगे की स्टेजेस उनके आसानी से क्लियर हो जाती है। अगर इस स्टेज में उनको वो जो जानकारी मिलती है तो जानकारी हिसाब से ही वो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस स्टेज में बच्चों को सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, सही गाइडलाइन देते हैं, तो वो सही लाइन पे, सही करियर की तरफ मूव करते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के
सही सोशल लाइफ जीने के काबिल बन जाते हैं। इस स्टेज में तो वो कम्प्लीटली 95% आ गए रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें अभी वो चेंजेस जो हो गए उसके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी रहती है। और ये स्टेज है कि वो अभी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, सोसाइटी में रहने के हिसाब से वो एडल्ट बन चुके रहते हैं। तो ये है एडल्सन के 3 स्टेजेस। अब इसमें हम ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो स्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें कई तरह के ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरह के चेंजेस बच्चों को अगर पहले से पता हो कि होते हैं तो वो उसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से अपने बॉडी को वो उसमें ढाल सकेंगे या फिर उसके बॉडी को उसके हिसाब से रहन सहन रख सकेंगे। तो इसमें ऐसे चेंजेस जो आते हैं उसके हिसाब से बच्चों में कई तरह के कन्फ्यूजन, कई तरह के डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाती है, क्रिएटिविटी करने की कई तरह के क्यूरियोसिटी आगे रहती है। और इसी की वजह से बच्चे पे ऐसी तरह मुँह हो जाते हैं जो कई तरह के हार्मफुल केमिकल, ड्रग्स या अल्कोहल के इसमें चले जाते हैं और ये कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अगर इस स्टेज में बच्चों को सही गाइडलाइन मिलते हैं पेरेंट की तरफ से तो बच्चे इस तरह के कोई हार्मफुल चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे, उनके तरफ मुँह नहीं होंगे, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी को जानने के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए वो इस तरह से कई ड्रग्स, केमिकल्स, अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो वो ना करें, इसलिए सही सुपरविजन होना पेरेंट्स के उनके ऊपर। जिस तरह के चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं उसके वजह से वो कई तरह के ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कई अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो बॉडी में ग्रोथ हो रहा है इस एज में वो ग्रोथ में कई तरह के डिफॉर्मिटीज या डिफेक्टिव डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ ग्रोथ हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कुछ तरह के फॉर्मेटिज फॉर्म हो रही है और ऐसे समय में कुछ ऐसे ड्रग्स, केमिकल्स या अल्कोहल लेने के बाद वो में डिफेक्ट आ जाए तो उनकी नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद कई ऐसे सिंड्रोम्स, कई ऐसे सिम्टम्स, कई विड्रॉल सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट दे के बच्चों को इसमें से बाहर निकालना होता है। तो ये सब ना करें, इसलिए ये इस बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को होना ज़रूरी है। अब इसके पीछे कारण क्या होते हैं, कॉजेस, इसके पीछे कॉजेस क्या होते हैं? तो कॉजेस तो सिंपल है। पहला कॉज तो यह है कि पेरेंट द्वारा उनके ऊपर सही सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। जितने क्लोजली, जितने प्यार से, जितने फ्रेंडली उनसे बिहेव करेंगे उतने वो अपनी मन की बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे और जिसकी वजह से वो इस तरह के एडिक्शन की तरफ मुंह ना करेंगे। अब एडिक्शन जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है इसका मतलब यह है कि बच्चे किसी तरह के ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं और जिनकी वजह से वो कंटिन्यूसली वो ले रहे हैं और उसके वो डिपेंड हो चुके हैं। मतलब क्या होता है, बच्चे पहले क्यूरियोसिटी के हिसाब से वो लेते हैं या पीर प्रेशर की वजह से वो लेते हैं या फिर जानने के लिए को क्या है वो लेते हैं। ये स्टार्टिंग होती है लेकिन धीरे धीरे वो उसको इस तरह से कंज्यूम करते हैं कि वो उसके आदी बन जाते हैं, उनको आदत हो जाती है वो कंज्यूम करने की, तो उसे बोलते हैं एडिक्शन। तो ये कब होता है, जब किसी तरह का पेरेंट्स के द्वारा स्पेशल सुपरविजन उनकी तरफ ना हो। तो पहला पॉइंट है कि पेरेंट का उनके ऊपर सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि पेरेंट्स ने इस बारे में उनसे खुल के फ्रेंडली बात करनी चाहिए कि उनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों, किस लिए हो रहा है और उनके बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि उनको मेंटली, फिजिकली जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो डिस्टर्बेंस से वो बाहर निकल सके। इसमें और एक चीज़ होती है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड चाइल्ड। इसमें होता है कि किसी चीज़ का क्यूरियोसिटी जानने के लिए, एक्सपेक्टेबल करने के लिए वो उस जगह की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे कई कॉजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे इन ड्रग एडिक्ट की तरफ मूव हो सकते हैं। अब इनसे बाहर लाना है तो बाहर लाने के लिए हमें बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखना है। पहले तो हमको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है, उन्हें ये बताना है कि आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस आपके बॉडी को ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है, मेंटल भी और फिजिकल भी। और ये मेंटल फिजिकल ग्रोथ अगर सही तरीके से होगी तो आपको आगे की जो लाइफ है वो बेटर तरीके से जीने में, बेहतर सर्वाइव करने में काम आएंगे। तो वो ही चीज़ें ज़रूरी है। जितना हम मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी हमारी लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी। और ये सब कब होता है, इसी एज में होता है, ये उनको बताना जरूरी है। उनके ऊपर का किसी तरह का पीर प्रेशर है बच्चों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, फ्रेंड द्वारा, तो वो उनको पेरेंट्स पता करें और उनसे फ्रीली उसके बारे में बात करें। उनको कोई कन्फ्यूजन है, उनके दिल में कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करें, खुद करें या पेरेंट्स टीचर से बात करें। इस तरह से अगर हम इन चीज़ों से उनको दूर रखेंगे, इनकी जानकारी देंगे तो वो इस चीज़ों की तरफ मुँह नहीं होंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिक्शन। कंज्यूम केमिकल ड्रग्स और अल्कोहल
एंड डिपेंड ऑन इट दैट नोन एज द एडिक्शंस। अगर वो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल या ड्रग जैसी चीज़ें और उनके ऊपर वो डिपेंड होते जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एडिक्शंस। फिर वो लेना उनके लिए पहले एक क्यूरियोसिटी थी, बाद में वो उनका लेना है उनकी हैबिट हो चुके हैं, उनके बगैर उनका कुछ दिन नहीं निकल सकता या गुजर नहीं सकता, ऐसे अगर स्टेज पे आ गए तो उसको हम बोलेंगे एडिक्शन। और ये कंटिन्यूसली अगर रहते रहेंगे तो उनको उसके बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है और बॉडी में एबनॉर्मलिटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। साथ में उस एडिक्शन की वजह से उनमें फिजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर दे तो कई तरह के विड्रॉल सिम्टम्स उसमें आना चालू हो जाते हैं। और विड्रॉल सिम्टम भयानक भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चे मेंटली भी कई तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हो गए एडिक्शंस जिसमें बच्चे डिपेंड हो जाते हैं किसी ड्रग अल्कोहल के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एडिक्शन। अब ऐसे ड्रग्स जो होते हैं जो बच्चे लेते हैं तो उन ड्रग्स को हम बोल सकते हैं एब्यूज। एब्यूज मतलब हम मिसयूज भी बोलेंगे, एब्यूज मतलब मिसयूज भी बोलेंगे। बच्चे ऐसे ड्रग्स जो लेते हैं उनका वो मिसयूज करें, मतलब अगर कोई ड्रग अदर देन मेडिसिनल यूज अगर लेते हैं तो उसे हम एब्यूज या मिसयूज बोलेंगे। कई ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में जो मेडिकल पर्पज से या ट्रीटमेंट के पर्पज से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बच्चे उनको विदाउट एनी मेडिकल रीजन ले रहे हैं तो वो क्या हो गया एब्यूज और मिसयूज। ऐसे कई ड्रग्स अवेलेबल है जिनका कंज्यूम करने की वजह से कई एबनॉर्मलिटी फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग कई तरह के इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं हम एब्यूज में कौन से ड्रग्स कंज्यूम होते हैं। तो पहले हम लेंगे ओपियोइड। ओपियोइड्स इज द मॉर्फिन डेरिवेटिव ड्रग्स। इज दिस द मॉर्फिन डेरिवेटिव ड्रग? ये मॉर्फिन डेरिवेटिव ड्रग है। ओपियोइड ड्रग जो होते हैं विच act or stimulate the receptor opioid receptor present in the CNS। CNS में जो opioid receptor होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, opioid is the diethyl morphine, opioid is the diethyl morphine। और ये पोपी प्लांट से मिलता है, ये पोपी प्लांट से मिलता है और उस पोपी प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम। उस पोपी प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम। ये जो ड्रग है ये ड्रग पोपी प्लांट से मिलता है, उस प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम। ओपियोइड इज द मॉर्फिन डेरिवेटिव, इट इज द डाइथाइल मॉर्फिन। इसमें एक क्लास आता है वो है हीरोइन। This is the heroin drug which is a diethyl morphine used by various kids for as a CNS depressant। ये CNS डिप्रेस करता है, साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी डिप्रेशन का काम करता है। ये हमारे ब्रेन में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है, साथ में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी प्रोड्यूस होता है। और ये ड्रग कंटिन्यूसली लेने के बाद ओपियोइड रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, जिससे डिप्रेशन की कंडीशन कंटिन्यूस रहती है। और लॉन्ग टर्म लेने के बाद और हाई क्वांटिटी लेने के बाद ये इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, साथ में इसको, जिससे रेस्पिरेटरी रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से रेस्पिरेशन ब्लॉक हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ओपियोइड ये दिखता तो सिंपल है, सिंपल डिप्रेशन देता है, लेकिन स्टार्टिंग स्लो होती है, कम क्वांटिटी में कंज्यूम करने की वजह से, ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से धीरे धीरे से इन्हें डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है और हाई क्वांटिटी लेने के बाद कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो इट इज़ यूज एज अ डिप्रेशन बाय द किड्स। सेकंड ड्रग है हमारा वो है कैनाबिस। कैनाबिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोरेसेंस प्लांट कैनाबिस सटाइवम। कैनाबिस सटाइवम, कैनाबिस क्या है? इस एक ड्रग है वो फ्लोरेसेंस प्लांट से पाया जाता है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवम या कैनाबिस सटाइवा। दिस इज आल्सो अ नार्कोटिक ड्रग्स विच यूज बाय द किड्स।
और ये ड्रग हमारे कार्डियो वॉस्कुलर सिस्टम को डिप्रेशन करता है। क्या करता है? डिप्रेस करता है। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिप्रेस करता है। कैनाबिनॉइड्स ये एक ड्रग्स है, नार्कोटिक ड्रग है जो कैनाबिस सैटिवम प्लांट से मिलता है और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करता है और उसका डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हो जाता है और कंटिन्यूसली लेने के बाद ये हमारे वो ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो ड्रग है ये कंटिन्यूसली लेने के बाद हार्ट ब्लॉक कर सकता है, सर्कुलेशन को स्टॉप कर सकता है और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब इसमें जो एग्जांपल हम दे सकते हैं वो है गांजा, चरस, इस तरह के ड्रग्स इसमें आते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स में गांजा, चरस, इस तरह के ड्रग्स इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा वो है कोकेन। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा वो है कोकेन। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ये कोकीन नाम का ड्रग हमें मिलता है और ये ड्रग न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन का लेवल इंक्रीज करता है ब्रेन में। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का लेवल इंक्रीज करता है ब्रेन में, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है स्टार्टिंग में, बाद में डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है और इस तरह के डिप्रेशन की वजह से हैलोसिनेशन प्रोड्यूस होता है। हैलोसिनेशन मतलब भ्रम होना। हैलोसिनेशन मतलब भ्रम होना। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज़ें हमें दिखना, उसे बोलते हैं हैलोसिनेशन। और ये होता है इन ड्रग की वजह से। स्मॉल क्वांटिटी में, स्टार्टिंग की क्वांटिटी में स्टिमुलेशन लेवल बढ़ा देता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का ब्रेन में, फिर कंटिन्यूस लेने के बाद उसका लेवल इस लेवल पर पहुंच जाता है कि डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह का डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है कि हैलोसिनेशन फॉर्म होता है। और हैलोसिनेशन मतलब एक तरह का भ्रम प्रोड्यूस होना। इसमें कई तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हैलोसिनोजेंस बोलते हैं, जिनको हैलोसिनोजेंस बोलते हैं। ये ऐसे ड्रग्स में धतूरा भी आता है और बेलाडोना भी आता है। इस तरह के ऐसे ड्रग्स अवेलेबल है जो ड्रग्स हैलोसिनेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से कई तरह के डिप्रेशन भी प्रोड्यूस होते हैं। डिप्रेशन साथ में हैलोसिनेशन। तो जो ड्रग हैलोसिनेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको हैलोसिनोजेंस बोलते हैं। धतूरा, बेलाडोना ये उसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों, एडल्सेंस ऐसी एज, ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चे चाइल्ड से मूव होकर एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस स्टेज में उनके बॉडी में कई तरह के सीक्रेट होते हैं, कई तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनकी वजह से उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और इनकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है और उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती और ये जानकारी नहीं होने की वजह से वो कई ऐसे चीज़ें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और डेवलपमेंट स्टेज में अगर ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स, अल्कोहल लेने की वजह से उनके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट डिस्कार्ड होती है और जिनकी वजह से कई एबनॉर्मलिटीज फॉर्म हो सकती है। तो हम ऐसे बच्चों को अगर पहले से इस बारे में इंफॉर्मेशन दें तो वो ऐसी चीज़ों की तरफ मुँह नहीं होंगे और अपनी लाइफ एक अच्छी लाइफ बना के जी सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस है, जिन स्टेजेस में उनमें कई चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। पहले स्टेज में स्टार्टिंग होती है, मिडिल स्टेज में कंप्लीट हो गए रहते हैं और लास्ट स्टेज में वो पूरी तरह से एडल्ट की तरफ आ चुके रहते हैं। तो हमने अब तक जो भी देखा, इनका कहने का यही मतलब है बच्चों कि आपके लाइफ में जो चेंजेस होते हैं या हो रहे एडोलेसेंस पीरियड में, वो चेंजेस नेचुरल है, बॉडी के रिक्वायरमेंट है ताकि बॉडी अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो उसे समझ के उसके हिसाब से अपने आप को भी ढाले और गलत रास्ते पे ना जाए। पेरेंट्स से, मम्मी पापा से खुल के बात करें, उनको अपने बारे की बात बताएं, अपने क्यूरीज उनसे शेयर करें और उनसे उस बारे में अच्छी राय लें।
डिपेंडेंस मतलब पूरी तरह से फिजिकली साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंड होना। और जब ऐसे बच्चे इसमें चले जाते हैं तो उनको वहाँ से निकालने के लिए कई तरह के विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। विड्रॉल सिम्टम्स में बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तो आते ही है, साथ में मेंटल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं और उन्हें ट्रीट करने के लिए ड्रग्स केमिकल्स इसका इस्तेमाल तो किया जाता है, साथ में साइकोलॉजिकली भी उनकी ट्रीटमेंट की जाती है जिनमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। तो हमने जो पढ़े हैं बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे इस लेसन का, जो आपको समझ गया होगा। तो एडोलसेंस एक डेवलपिंग स्टेज है जिसमें बॉडी की मेंटल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसी स्टेज में बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं और ये गलत राह उनके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी फॉर्म कर सकती है जो उनके प्रोलॉन्ग लाइफ तक रह सकती है। तो वो ना हो, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम मिलते हैं। गुड डे।